जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका newsport.com के फेसबुक लाइव में। कार्यक्रम मेरी आवाज़ सुनो और मैं आपके साथ अक्षय। आज का विषय है भारत की प्रथम महिला जासूस। कहते हैं महिलाएं कोमलता से ढली होती हैं और प्रकृति ने उनको कोमलता का वरदान दिया होता है, लेकिन अगर बात करें उनकी सहन शक्ति की तो उनकी सहन शक्ति हिमालय के शिखरों को छूती है। और शायद इसीलिए हम धरती को माँ के रूप में मानते हैं। तो आज बात करेंगे महिलाओं की, और महिलाओं में से एक भारत की प्रथम महिला जासूस के बारे में, उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। ऐसे पहलू जिनको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत की प्रथम जासूस कैप्टन नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के खेकड़ा गांव के संपन्न कुलीन जाट परिवार में हुआ, लेकिन अचानक उनके माता पिता बीमार हो गए और कोई और न होने की वजह से इलाज में पैसा ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से घर के हालात बिगड़ गए। उन्हें कर्ज उठाना पड़ा और उसके कुछ समय के पश्चात माँ और पिता दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। और इस तरीके से नीरा और उनके छोटा भाई बसंत कुमार दोनों अनाथ हो गए। नीरा के पिताजी की हवेली साहूकारों के द्वारा दिए गए कर्ज की वजह से कुर्क कर ली गई और दोनों बच्चे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए। और भटकते हुए एक बच्चे एक दिन हरियाणा के चौधरी सेठ छज्जूमल जी को मिले, जिनका कलकत्ता में बहुत बड़ा व्यापार था। चौधरी साहब के साथ सेठ लगा होने की वजह से कुछ लोग उन्हें वैश्य समाज का भी समझ लेते थे और नीरा को भी वैसे ही समझ लिया जाता था। चौधरी साहब बहुत बड़े व्यापारी थे। छज्जू राम जी बहुत बड़े दयालु, दानवीर और देशभक्त थे। जब उन्हें बच्चों की हालत पता लगी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने उन दोनों अनाथ बच्चों को अपने साथ रख लिया और उनकी शिक्षा, दीक्षा और भरण पोषण का भार अपने कंधों पर ले लिया। और बच्चों ने भी उन्हें अपने धर्म माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। सेठ जी नीरा जी को कलकत्ता ले गए, जहां उन्हें पढ़ाया गया। पिता के प्रभाव से नीरा व बसंत आर्य समाजी बन गए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगत सिंह भी एक बार अंग्रेज पुलिस से बचने के लिए महीने भर सेठ जी के पास रहे और उनके साथ उनकी क्रांतिकारी भाभी, साथ ही सुशीला भाभी भी थी। और सुशीला भाभी ने नीरा को पढ़ाने का काम किया। भगत सिंह के विचारों की छाया नीरा पर पड़ी। सेठ जी के घर क्रांतिकारियों एवं देशभक्त नेताओं का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव नीरा पर खूब पड़ा। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी मुलाकात हुई और उनकी वो धर्म बहन बनी। भाई और बहन का रिश्ता मरने तक निभाया गया। एक बार नीरा अपने साथी बच्चों के साथ पिकनिक पर गई हुई थी। नीरा को तैरना नहीं आता था, लेकिन वह कभी बड़े तालाब या बड़ी नदी या समुद्र में नहीं तैरती थी। एक दिन नीरा को समुद्र में तैराकी का मन किया और कूद पड़ी। नीरा तब बहुत छोटी थी, समुद्र की लहरों से सामना न कर पाई और डूबने लगी। यह देखकर उनके साथी चिल्लाने लगे। तभी एक नौजवान समुद्र में कूद गया और उसने नीरा जी की जान बचाई। नीरा ने उसको धन्यवाद कहा और कहा, भाई आप कौन हो? तो पता लगा तो वो नौजवान कूदने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे।
नेताजी ने कहा, बहन तुम्हें अकेले तैराकी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो नीरा ने बताया कि वे बहुत बड़े कारोबारी हैं, आज किसी पार्टी से डील करने के लिए मीटिंग में गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो आज साथ नहीं आ सके। नीरा ने कहा, भाई आपने मेरी जान बचाई है और मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? नेताजी ने कहा, आज राखी का दिन है, मुझे राखी बांध दो और अपना धर्म भाई स्वीकार करो। इस तरह पहली मुलाकात में नेताजी और नीरा दोनों घुल मिल गए और भाई और बहन का बंधन बंध गया। अगला पड़ाव शुरू होता है। नीरा की जिम्मेदारी सेठ चौधरी छज्जूराम ने ली थी। नीरा व सेठ आर्य समाजी थे, वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। नीरा ने सेठ जी की शादी के लिए एक धनवान और शिक्षित वर्ग ढूंढ लिया। उन्होंने श्रीकांत जयरंजन दास से उनकी शादी करवा दी और शादी में खूब पैसा लगाया। श्रीकांत जयरंजन दास उस वक्त ब्रिटिश पुलिस के खुफिया विभाग में अफसर थे। उनके अफसर होने की बात सेठ जी को पता थी, लेकिन खुफिया विभाग में होने की बात किसी को नहीं थी। नीरा को बाद में पता चला कि जयरंजन दास एक देशद्रोही है और अंग्रेजों के गुलाम है। उसे अंग्रेजों ने पहले राजा महेंद्र प्रताप की जासूसी में लगा रखा था और अब वह सुभाष चंद्र बोस की जासूसी में लगा हुआ था। नीरा ने अपने बंगाली अफसर पति से कहा, देश के क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ना छोड़ दें, पर उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता, इससे मुझे पैसा मिलता है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां बिना कमाए ही कमाएंगी। पर नीरा ने कहा, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, तुम या तो अपना रास्ता बदल दो या फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसके अफसर पति ने कहा, पैसा होगा तो बहुत सारी पत्नियां मिल जाएंगी। नीरा को यह सुनकर गुस्सा आया और वह अपने पिता सेठ छज्जूराम जी के घर वापस आ गई। नीरा के बहुत से रिश्तेदार व साथी आजाद हिंद फौज में शामिल हो रहे थे, तो नीरा ने भी सुना। नेताजी ने झांसी रेजिमेंट बनाई थी। यह सुनकर नीरा जी को खुशी का ठिकाना न रहा और नीरा ने अपने एक मुंह बोले भाई राम सिंह को अपनी इच्छा बताई, जो स्वयं नेताजी की सेना में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने हाँ भर दी और उसके बाद नीरा नेताजी से मिली। नेताजी ने उन्हें झांसी रेजिमेंट में शामिल कर लिया। नेताजी ने उन्हें साथ में अंग्रेजों की जासूसी करने का कार्य भी सौंप दिया और इस तरह वो भारत की प्रथम महिला जासूस बनी। नीरा व उनके साथी भेष बदलकर अंग्रेजों की छावनी में जाते व जासूसी करते। नेताजी ने उन्हें विशेष आदेश दिया था कि पकड़े जाने पर स्वयं को गोली मार लेना, लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी जीवित मत लगना। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी जिससे अंग्रेजों को उनके बारे में पता चल गया। वहां से नीरा व उनके साथी भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक साथी जीवित अंग्रेजों के हाथ लग गया। बाद में नीरा और उनके साथियों ने छुड़ाने के लिए अंग्रेज छावनी में हमला किया। उन्होंने अपने साथी को बचा तो लिया, लेकिन उनकी यह साथी राजमणि देवी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह जीवन भर के लिए लंगड़ी हो गई। इस तरह नीरा ने देश की प्रथम महिला जासूस होने का गौरव प्राप्त किया। नेताजी के लिए यानी देश के लिए वो एक ऐसी महिला थी जो अपने पति से भी बढ़ गई। एक दिन नेताजी रात्रि के समय टैंक में सोए हुए थे। नीरा व उसके साथियों की जिम्मेदारी रात्रि के पहरे की थी। नीरा टैंक के पीछे की ओर अपनी बंदूक लिए निडर खड़ी थी। तभी नीरा को कुछ आवाज़ सुनाई दी। एक साया नजर आया। नीरा ने गौर से देखा तो वह उनका पति श्रीकांत जयरंजन दास निकला, जो अंग्रेजों का जासूस था। वह नेताजी को मारकर उस वक्त 2 लाख इनाम कमाना चाहता था। नीरा ने उसे पहचान लिया और उसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं आज नेताजी को मारकर ही दम लूंगा और फिर हम इनाम लेकर मजे करेंगे।
लेकिन नीरा ने कहा नेताजी मेरे भाई हैं और इस देश के क्रांतिकारी हैं। नेताजी से गद्दारी मतलब देश से गद्दारी, और यह कुकर्म मैं कभी करने नहीं दूंगी। बेहतर होगा तुम लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगी। इतना कहकर नीरा ने अपनी बंदूक की गोली उसके सीने में दाग दी, और इधर श्रीकांत ने भी नीरा के ऊपर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर सारे लोग जग गए। नीरा किस्मत वाली थी कि एक गोली उसके कान के पास से और दूसरी गोली गर्दन के नज़दीक से ऊपर छूकर गुजर गई। नीरा बेहोश हो गई। घायल श्रीकांत गिर गया। गोली की आवाज़ सुनकर उसके साथी भाग खड़े हुए। बाकी लोग आ गए और श्रीकांत को ढेर कर दिया। बेहोश नीरा को गोद में उठाकर स्वयं नेताजी गाड़ी में ले गए और डॉक्टर से कहा नीरा को किसी कीमत पर बचाओ, इस निडर सिपाही की देश को बहुत ज़रूरत है। नीरा को जब होश आया तो उसने नेताजी से कहा कि मैंने अपना बहन होने का धर्म निभाया है। बदले में नेताजी ने कहा कि तुमने आज नागिन बनकर मेरे लिए अपने पति की हत्या कर दी। तुमने बहन होने के साथ साथ में भाई होने की जिम्मेदारी भी निभाई है। तुम्हारी देशभक्ति पर मैं विभोर हूँ। देश की आज़ादी के बाद जब लाल किले की प्राचीर से बोला जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। इसके बाद नीरा ने नीरा को नेताजी ने झांसी रेजिमेंट का कैप्टन बना दिया। नीरा ने आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन होते हुए वीरता कई बार दिखाई और एक बार अंडमान निकोबार असम में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा विजय प्राप्त की, अंग्रेजी शासन को हिला दिया। लेकिन बाद में जापान के सैनिकों के द्वारा धोखा दिया गया। दूसरी ओर अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया और जिससे आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गई। जब क्रांतिकारी सिपाहियों को पकड़ लिया गया, जेल में डालकर उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन देश भर में विद्रोह के कारण लगभग फौजियों के केस वापस ले लिए गए। लेकिन नीरा के साथ अंग्रेजों ने इतने अत्याचार किए, उसे बंगाल जेल से अंडमान निकोबार की ओर ले गए और उसे काला पानी की सजा दी। काला पानी की सजा के दौरान सेलुलर जेल में नीरा को अंग्रेजों के द्वारा निर्दयनीय यातनाएं दी गईं। नीरा को सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां नीरा को हर तरह की सजा दी गई जो वो सहन कर सकती थी। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और यहां तक किया गया कि जो असभ्य था। नीरा ने जवाब दिया कि नेताजी दुर्घटना में चल बसे। अंग्रेज अफसर बार बार उनसे पूछते थे कि नेताजी कहाँ हैं, नेताजी कहाँ हैं, और नीरा पलटकर हंसकर जवाब देती, हाँ वे जिंदा हैं हमारे हृदय में। और यह सुनकर अंग्रेज अफसर को गुस्सा आया और उसने जो किया उसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। लोहार के प्लास से उनके स्तन को नोच दिया गया, यह कहकर हम सुभाष को तुम्हारे दिल से निकाल देंगे। नीरा की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान। नीरा को एक अंधेरी तंग कोठरी में बंद कर दिया गया और उसके बाद नीरा से वो सारे कार्य कराए गए जो अंग्रेज अफसर करा सकते थे। नीरा शाकाहारी थी लेकिन उसको मांसाहारी यानी भोजन में मांसाहार परोसा गया, जबरदस्ती खिलाया गया। नीरा को पानी में बार बार डुबोया, नंगे बदन कोड़े मारे गए और उसके शरीर के साथ भी जबरदस्ती खिलवाड़ किया गया।
लेकिन इसके बावजूद भी नीरा ने अपनी कोमलता को हिमालय की ऊंचाइयों से कम नहीं किया। और उसके बाद भी नेताजी से संबंधित कोई भी जानकारी उसने अंग्रेज सरकार या अफसर को नहीं दी। यहां तक कि नीरा को गोल चक्कर की चरखी पर घुमाया गया, जिससे नीरा का पूरा बदन टूट गया। नीरा बेहोश हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। एक बार जब नीरा को होश आया तो स्वयं को आदिवासियों के बीच पाया। आदिवासी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, देखने पर खतरनाक लग रहे थे। नीरा को उनकी भाषा भी समझ नहीं आ रही थी। तो नीरा ने भगवान को याद करने के लिए ओम शब्द का उच्चारण किया। ओम सुनकर आदिवासियों ने नीरा को देवी समझ लिया और भी ओम का उच्चारण होम के रूप में कर रहे थे। नीरा ने भी समझ लिया कि किसी भी भाषा व क्षेत्र के हों, लेकिन हैं तो अपने ही लोग। कुछ दिनों में नीरा को उनकी भाषा समझ में आ गई। तब नीरा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। आदिवासी भी अंग्रेजों से चिढ़ते थे। उन्होंने नीरा को प्रणाम किया और नीरा को वहाँ से निकलने के लिए एक मजबूत नाव बना कर दी और रास्ते में खाने के लिए सारे इंतजाम किए। जैसे तैसे नीरा हैदराबाद पहुंची, तब तक देश आज़ाद हो चुका था। उसके बाद शुरू होती है नीरा की एक और कहानी। नीरा का शरीर दुर्बल हो चुका था। नीरा ने हैदराबाद में एक झोंपड़ी बनवा ली। वह फूल बेचकर अपनी आगे की जिंदगी का गुजारा किया। हैदराबाद में उस वक्त निजाम का शासन था। इस्लाम चरम पर था। नीरा माथे पर तिलक लगाती, जिसे देखकर इस्लामी कट्टरपंथी उनकी पिटाई करते और उनकी फूलों की टोकरी बिखेर देते। नीरा ने इसके बावजूद भी हिंदुत्व को ऊपर रखा और अपने माथे के तिलक को कभी नहीं मिटने दिया। नीरा ने हैदराबाद की आज़ादी के लिए आर्य समाज का सत्याग्रह अपनी आंखों से देखा था। नीरा बूढ़ी हो चुकी थी। वह इस दौरान अपने गांव भी आई, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं, न किसी ने उसकी मदद की। केवल उनके पास के गांव के एक क्रांतिकारी चौधरी करण सिंह तोमर ने उन्हें पहचाना और उनकी मदद करने की बात की। सरकार से उन्हें मदद दिलाने के लिए संघर्ष की बात की, लेकिन नीरा ने मना कर दिया और कहा उन्होंने यह संघर्ष किसी सरकारी मदद के लिए नहीं किया। कर्ण सिंह ने उन्हें यही पर रुकने की सलाह दी, लेकिन नीरा ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती और वह वापस हैदराबाद लौट गई। एक दिन नीरा की सरकारी जमीन पर बनी हुई झोंपड़ी सरकारी अफसरों ने पैसे लेकर तोड़ दी। नीरा बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आया और बेहोश होकर गिर गई। तब एक लेखक और पत्रकार तेजपाल सिंह धामा ने उन्हें देखा। ये वही लेखक हैं जिन्होंने मकबूल फिदा हुसैन द्वारा बनाई गई भारत माता की आपत्तिजनक पेंटिंग पर न्यायालय तक लुहा लिया। उन्होंने नीरा को अपनी पत्नी मधु के साथ मिलकर अस्पताल में भर्ती कराया। नीरा के दस्तावेज देखकर और आत्मकथा पर लिखे पन्ने देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। जब नीरा होश में आई तो धामा जी के कहने पर नीरा ने अपनी आधी अधूरी वीरता और संघर्षों से भरी कहानी धामा को बताई। नीरा की आप बीती सुनकर धामा जी भाव विभोर हो गए। कुछ समय के बाद नीरा ने 26 जुलाई 1998 को अस्पताल में धामा जी के पास अंतिम सांस ली। उनके अस्थि कलश, डायरी और पुराने फोटो आज भी हैदराबाद के पास एक मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। इस कहानी का मकसद आपको यह बताना था कि हमें 15 अगस्त 1947 को यूं ही आज़ाद नहीं कर दिया गया। इसके पीछे हजारों नीरा आर्या जैसी वीरता की मूर्तियां दफन हैं, जिनकी कहानियां हमें आज भी नहीं पता। इस तरह से इस देश की प्रथम महिला जासूस, आज़ाद हिंद फौज की महान क्रांतिकारी कैप्टन, नेताजी की बहन का अंत हुआ।
हम उनकी शहादत का सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य लिखें। newsport@gmail.com 767-767-7575। जय हिंद, जय भारत।